हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम शानदार। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस माइंड मैप सीरीज में। और आज का जो अपना माइंड मैप सीरीज का टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि शरीर द्रव एवं परिसंचरण। अर्थात कह सकते हैं हम कि आज का जो लेक्चर है वो है हमारा परिसंचरण तंत्र के ऊपर, और जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो संरचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके नियमन के बारे में पढ़ेंगे। और एट द एंड हम इसमें पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो विकार है उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रक्त संवहन तंत्र, ठीक है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटिंग जो सिस्टम है उसके बारे में। तो बेसिकली अपन बात करें तो रक्त संवहन तंत्र है, उसका जो कार्य है वो मेनली होता है एक तो पोषक पदार्थों का परिसंचरण करना, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज आदि का परिवहन करना, ठीक है। उसके साथ साथ ये हानिकारक पदार्थों के निष्कासन में भी क्या करता है, भूमिका निभाता है। ये हानिकारक पदार्थ जैसे कि अपन बात करें जो अपने नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट हो गए उनको किडनी तक लेकर आता है, जो CO2 हो गई उनको फेफड़ों तक लेकर जाता है। मतलब ओवरऑल ये उनके निष्कासन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ परिवहन के माध्यमों के बारे में। भाई जो सर्कुलेटिंग मीडियम है, परिवहन माध्यम है, उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम जल, ठीक है। तो जो जल परिवहन तंत्र होता है ये होता है अपना स्पंज और सिलेंटेटा संघ के सदस्यों में, ठीक है। और वहीं बात करें तो रक्त और जो लसिका परिवहन तंत्र है या जो परिसंचरण तंत्र है वो उपस्थित होता है मानवों में। क्लियर है। अब यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो अपना रक्त संवहन तंत्र है इसके घटकों के बारे में। तो मेनली 3 घटक मिलकर इसका निर्माण करते हैं, वो है रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय, ठीक है। ये तीनों घटक मिलकर जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसका निर्माण करते हैं। इसमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल रक्त के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, रक्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल रक्त की ओरिजिन की बात करें, रक्त में बेसिकली जैसे बात करें अपन RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होता है और भी अदर अपने आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। मेनली बात करें तो इसका फॉर्मेशन होता है हमारा लाल अस्थि मज्जा में। जो रेड बोन मैरो होते हैं हमारे उनमें इनका निर्माण होता है। रक्त के घटकों की बात करते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो पहला जो घटक है वो है प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा है ये संपूर्ण आधात्री का 55% पार्ट का निर्माण करता है, ठीक है। संपूर्ण आधात्री का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो अपना रक्त है उस रक्त के 55% भाग का निर्माण सिर्फ प्लाज्मा करेगा। इस 55% जो प्लाज्मा का भाग है उसका भी 90 to 92% यानी कि 90 से 92% जो भाग है वो होता है जल, और 6 to 8% भाग होता है इसमें प्रोटीन्स। 6 से 8% भाग होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं तो देखो, एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन जो स्कंदन में काम आती है, रक्त स्कंदन में जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो। दूसरी है एल्ब्यूमिन, ये हमारे बॉडी के पराशर नियमन में हेल्प करती है। और तीसरी है ग्लोबुलिन जो कि हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प करती है। एक तरह से कह सकते हैं हम कि डिफेंस मैकेनिज्म में ये सहायता करती है। उसके अलावा प्लाज्मा में खनिज होते हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। और पोषक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि, ये सभी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी प्लाज्मा की। अब बात करते हैं रक्त का जो सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई जो रक्त है उस रक्त में से हमने प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया, अब बचा हुआ पार्ट जो अपनी RBC, WBC और प्लेटलेट्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो देखो
यहाँ पर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें तो भाई इनकी संख्या कितनी होती है ब्लड में, कलर कैसा होता है, ये केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक विहीन होती है, इनका जीवन काल कितना होता है, और एटलीस्ट इसमें पढ़ेंगे हम सबसे लास्ट में इनका कार्य। तो देखो ये तो हो गए अपने मापदंड, ठीक है। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, सेकंड में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और थर्ड में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी है उसको रक्ताणु भी बोलते हैं हम, डब्ल्यूबीसी है इनको श्वेताणु भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स है इनको पट्टिकाणु भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें आरबीसी की संख्या, तो पर 100 mm क्यूबिक पर mm क्यूबिक ब्लड में जो आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है 5 to 5.5 मिलियन। वहीं बात करें तो डब्ल्यूबीसी होती है 6 से 8,000, और प्लेटलेट्स है ये होती है 1.5 लाख से समथिंग 3.5 लाख पर mm क्यूब ब्लड में। कलर की बात करें तो आरबीसी के अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, लोह युक्त वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसके कारण इनका रंग होता है लाल। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में, यानी कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो होती है रंगहीन, कलरलेस होती है, और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होती है यानी कि रंगहीन होती है। नेक्स्ट बात करें इनमें केंद्रक, तो हमने पढ़ा है कि मनुष्य के अंदर उपस्थित जो आरबीसी है वो केंद्रक विहीन होती है, तो ये हो जाएगी केंद्रक विहीन यानी कि इनमें केंद्रक एब्सेंट है। वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है यानी कि केंद्रक प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स में केंद्रक एब्सेंट होता है। इनके जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सामान्यतः ये बहुत कम जीवित रहती हैं, और जो प्लेटलेट्स है इनका जीवन काल भी कम होता है। अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो जैसे आरबीसी है वो गैसों का परिवहन करती है O2 CO2 का, डब्ल्यूबीसी है वो सुरक्षा का काम करती है यानी कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको जनरेट करने में हेल्प करती है, और प्लेटलेट्स का तो हमने पढ़ा है कि ये रक्त स्कंदन में पार्टिसिपेट करती है, जब हमारी बॉडी में कहीं लग जाती है, ठीक है, तो उस जगह से या उस स्थान से स्रावित होने वाला जो रक्त है उसको रोकने में ये हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि भाई जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे बेसिकली बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय, ठीक है। इनको ही फर्दर आगे हमने डिवाइड किया गया है। तो देखो जो कणिकामय होती है वो होती है 3 प्रकार की, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है, जो कणिकामय है। और जो अकणिकामय है वो है अपनी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखो भाई जो बेसोफिल है ये कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5 to 1% पार्ट का फॉर्मेशन करती है, इओसिनोफिल्स 2 से 3% पार्ट का फॉर्मेशन करती है, न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% पार्ट का फॉर्मेशन करती है, मोनोसाइट 6 to 8% का, और लिम्फोसाइट 20 to 25% भाग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यानी कि अगर अपन ओवरऑल देखें तो सबसे कम जो डब्ल्यूबीसी है वो होती है बेसोफिल और सबसे अधिक होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है। सेकंड बात करें हम इसमें केंद्रक के आकार की, ठीक है, तो केंद्रक के आकार की संरचनाएं आपको इन डायग्राम्स में अच्छे से दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फंक्शंस की, इनके कार्य की। तो देखो जो बेसोफिल है ये मेनली शोथ प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होती है। हमारी बॉडी में कहीं भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन में जब शोथ होती है, जैसे हमको कभी कभार क्या होता है कि जैसे मधुमक्खी काट लेती है तो काफी लोग उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी बॉडी में रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी है वो सूज जाती है, तो उस शोथ प्रक्रिया में ये सम्मिलित होती है। अगर इओसिनोफिल्स की बात करें तो ये संक्रमण से बचाव करती है, एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होती है। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट है इन दोनों का काम क्या है, भक्षकाण्विक प्रक्रिया का, यानी कि ये मेनली फेगोसिटिक प्रोसेस का फंक्शन करती है। कोई भी रोगजनक आया उसको पकड़ा और खा जाएगी, निगल जाएगी। और जो लिम्फोसाइट है ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में
सम्मिलित होती है। जो फर्दर अगर इसको आगे हम डिवाइड करते हैं तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दो टाइप होते हैं इसके। और ये जो दोनों टाइप है वो फर्दर अपन बात करें तो जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज बना रही है हमारे शरीर में, ठीक है। अधिकांश जो स्तनधारी हैं उनमें जो आरबीसी है वो उभयावतल तथा केंद्रक रहित होती है। उभयावतल का सिंपल सा मतलब हो गया कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है, किनारों से ये फूली हुई, मध्य से चिपकी हुई, और केंद्रक रहित होती है अधिकांश स्तनधारियों में। प्लेटलेट्स है, ये मेगाकैरियोसाइट सेल्स के टुकड़े होते हैं। एक्चुअल में जो हमारे रेड बोन मैरोज होते हैं उनमें मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं। वो मेगाकैरियोसाइट सेल्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनके जो फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, वो प्लेटलेट्स बन जाते हैं। जब आरबीसी है उसका जीवन काल हमने 120 डेज बढ़ा था, तो जब आरबीसी मृत होती है तो आरबीसी कहां पर जाकर मरेगी? प्लीहा में, मतलब कि प्लीहा में जाकर ये नष्ट होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जो बेसोफिल्स है इससे 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं। पहला है हिपेरिन जो प्रतिस्कंदक होता है, ठीक है, कहीं पर बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट बन रहा है तो उसको घोलने का काम करता है। दूसरा है स्टामिन, ये एलर्जिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है। और तीसरा है सेरोटोनिन जो कि रासायनिक संदेशवाहक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात हुई अपनी जो रक्त है उसके बारे में। अब फर्दर चलते हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं कि भाई जो हमने ब्लड बढ़ा है, ठीक है, तो हमारे शरीर में जब कभी चोट लग जाती है तो उस चोटग्रस्त स्थान से कुछ समय तो ब्लड स्रावित रहेगा, उसके पश्चात वो ब्लड क्या होगा, स्राव होना बंद हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का बन जाएगा। अब ये जो रक्त का थक्का बन रहा है ये किस प्रकार बनता है, तो उसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो देखो चोट या ट्रॉमा की स्थिति में स्कंदन शरीर से रक्त की हानि को रोकता है, यह हमको अच्छे से पता है। भाई चोट लग जाती है तो उस जगह पर स्कंदन बनता है या स्कंदन होता है तो रक्त का स्राव बंद हो जाता है। रक्त के स्राव में सबसे मेनली कैल्शियम आयन भूमिका निभाते हैं, तो कैल्शियम आयन रक्त स्कंदन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। रक्त स्कंदन में कारक निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करें तो देखो जो रक्त का स्कंदन है वो डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स है वो मिलकर करते हैं, और ये जो फैक्टर है नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें अपन कि जब हमारी बॉडी ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जब हमारी बॉडी में कभी चोट लगती है तो ये सक्रिय अवस्था में परिवर्तित होते हैं और अपना फंक्शंस करते हैं। जैसे देखो भाई जैसे हमारे शरीर का कोई भाग है जहां पर चोट लगी है, चोट लगी है तो परिसंचरण तंत्र की सहायता से वहां पर क्या आएंगी, प्लेटलेट्स आएंगी, ठीक है। इनके रासायनिक स्रावण से, ठीक है, एक रिएक्शन चलेगी जो कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो दूसरे फैक्टर्स को एक्टिव करते हैं, ठीक है, उसे कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। और फाइनली इस कैस्केड रिएक्शन की वजह से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। जब ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है तो ये थ्रोम्बिन ब्लड में उपस्थित जो फाइब्रिनोजन है, ठीक है, जो प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी उसको फाइब्रिन में और इस फाइब्रिन से अटैच्ड जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, उनमें क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है उस चोटग्रस्त स्थान पर एक लाल भूरे रंग का थक्का बन जाता है या स्कंदन बन जाता है और फाइनली जो ब्लड है उसका स्राव बंद हो जाता है, ठीक है। अब कभी आपने देखा है कि जब हमारे चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है तो उस रक्त के थक्के के ऊपर एक येलोइश कलर का फ्लूइड है, वो सिक्रीट सा होता है, मतलब कि हम देखते हैं थोड़ी देर बाद येलो येलो कलर का फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। तो वो एक सीरम होता है, और सीरम हम किसे कहते हैं, जब हम क्या करते हैं प्लाज्मा में से स्कंदन कारकों को बाहर निकाल देते हैं तो सीरम होता है, ठीक है। जो थर्ड है अपना टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं, और अपना थर्ड टॉपिक है रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो देखो मेनली अगर अपन बात करें तो रक्त वाहिनियां सिराएं और धमनिकाएं होती हैं।
ठीक है, यानी कि सिरा और धमनियां होती हैं। और अगर हम और भी डिटेल में चले तो इसमें फिर अपन पढ़ते हैं कि जो अपनी कैपिलरीज होती है, सिरिकाएं होती हैं और धमनिकाएं होती हैं, वो भी होती हैं। लेकिन बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं यहाँ सिरा और धमनिकाओं के बारे में, या सिरा और धमनियों के बारे में। ठीक है, तो जो इसका बेस है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करें तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम भित्तियों में स्तर के आधार पर, कि भाई इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो वॉल होती है, उनमें कौन कौन से स्तर उपस्थित होते हैं। तो देखो, एक तरफ नाम लिखेंगे, फिर लोकेशन लिखेंगे और लास्ट में संगठन लिखेंगे। ठीक है, देखो जो धमनी और सिरा दोनों होती हैं, इनमें तीनों प्रकार के समान स्तर पाए जाते हैं, बस डिफरेंस होता है थिकनेस का और जो ल्यूमेन है उसके साइज का। देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों में ही सबसे बाह्य स्तर होता है और ये रेशीय संयोजी ऊतक एवं कोलेजन से बने होते हैं। सेकंड ट्यूनिका मीडिया ये मध्यम स्तर होता है और चिकनी पेशी और प्रत्यास्थ तंतुओं से बना होता है। थर्ड है ट्यूनिका इंटरना, सबसे आंतरिक स्तर होता है और ये शल्कीय एंडोथेलियम की बनी होती है। तीनों स्तर होते हैं, तीनों स्तर समान होते हैं, बस डिफरेंट होता है इनकी थिकनेस में और जो ल्यूमेन है उसमें। देखो ये वाली जो संरचना है ये है धमनी और ये है सिरा। अब आपको यहाँ पर एक अंतर दिखाई दे रहा होगा कि भाई जो धमनी की भित्ति है ये तो मोटी है और जो सिरा की भित्ति है ये पतली है। धमनी की भित्ति मोटी है, सिरा की भित्ति पतली है। तो देखो धमनी की भित्ति मोटी होगी, और मोटी क्यों होगी? क्योंकि इसका जो ट्यूनिका मीडिया वाला जो स्तर है ना वो मोटा होता है, जो मध्य वाला स्तर है वो मोटा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो ल्यूमेन है वो सक्रिय होती है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें तो जो सिरा की भित्ति है वो पतली है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो पतला होता है, जिसकी वजह से इसकी ल्यूमेन भी क्या होती है? चौड़ी होती है। क्लियर है? तो ये तो बात हुई अपनी रक्त वाहिनियों की। अब फर्दर चलते हैं हम रक्त समूहों के बारे में। तो देखो ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो ब्लड ग्रुप्स है वो दो बेसिस पे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एबीओ समूहन पे पढ़ेंगे और सेकंड ऑफ ऑल अपन आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम एबीओ समूह के आधार पर। ठीक है, तो देखो एबीओ समूह के आधार पर अपन बात करें तो एक तरफ मानदंड लिखते हैं, प्राकृतिक प्रतिजन कौन कौन से पाए जाते हैं, जो एंटीजन उनके बारे में, और प्राकृतिक जो एंटीबॉडी है उनके बारे में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा की बात करें तो प्राकृतिक एंटीजन क्या होते हैं? तो ये वो रसायन होते हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। प्राकृतिक प्रतिजन कौन है? वे रसायन जो रासायनिक प्रतिक्रिया अनुक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। वहीं बात करें प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या होती है, तो देखो जो एंटीजेंस है, इन एंटीजेंस के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसमें उत्पादित जो प्रोटीन्स है वो कहलाती है हमारी प्राकृतिक प्रतिरक्षी या नेचुरल एंटीबॉडी। अगर बात करें हम एंटीजेंस की तो एंटीजेंस प्रेजेंट हुए आरबीसी में, जबकि जो प्राकृतिक प्रतिरक्षी है ये उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में। अगर बात करें हम एंटीजन के प्रकार की तो दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी भी होंगी फिर दो प्रकार की, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, अब देखो जैसे अपन बात किया कि भाई रक्त समूह की बात चल रही है और रक्त समूह में अपन ने बात की प्राकृतिक एंटीजन की और प्राकृतिक प्रतिरक्षा की। अब बात करते हैं हम रक्त समूह की। तो देखो रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में, ए बी और ओ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन की। ठीक है, तो देखो जो एंटीजेंस हैं वो होंगे हमारे बॉडी में आई ए, आई बी, आई ओ का मतलब है एब्सेंट, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें पहला रक्त समूह है हमारा ए, इस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा ए, एंटीबॉडी होगी इसकी जस्ट अपोजिट प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, और
ये किस किस से रक्त समूह ले सकता है? ए और ओ, यानी कि रक्त समूह ए वाला और रक्त समूह ओ वाले पर्सन से ये रक्त ले सकता है। वही बात करें सेकंड है अपना बी, एंटीबॉडी हो गई बी, सॉरी एंटीजन हो गया बी, एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी ए। ये किस किस से ले सकता है? बी और ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से। अगला है अपना थर्ड ए बी, इस पर प्रेजेंट होंगी एंटीबॉडी ए और बी दोनों। जब दोनों एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है तो एंटीजन तो होंगे ही नहीं, तो एंटीजन होते नहीं है। और ये ए बी ओ चारों रक्त समूह वाले जो पर्सन हैं उनसे क्या कर सकता है? रक्त ले सकता है। और लास्ट में अपना जो रक्त समूह है वो है ओ, इस पर कोई एंटीजन नहीं होता। जब कोई एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी भी नहीं होती, और एंटीबॉडी भी नहीं होती तो ओ हो गया। या फिर अपन कह सकते हैं कि भाई एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो ए बी है ये सभी से रक्त ले सकता है, ए बी से, ए से, बी से, ओ से। तो ये तो हो गया अपना सर्वग्राही। और ओ है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये सभी को रक्त दे सकता है। तो ओ ग्रुप हो गया अपना रक्तदाता। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अपन तो देखो आरबीसी की क्लंपिंग या पुंजन से बचाने के लिए जब अपन क्या करते हैं कि किसी पर्सन को ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, तो ब्लड चढ़ाने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो लैब असिस्टेंट होता है वो पहले क्या करता है? उस ब्लड की जांच करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसमें जो ब्लड ग्रुप है उसकी जांच करेगा, उसके बाद आरएच कारक की जांच करेगा। तो ब्लड ग्रुप की जांच करता है, ठीक है। तो देखो आरबीसी की क्लंपिंग या पुंजन से बचाने के लिए रक्त आधान मतलब कि ब्लड चढ़ाने से पूर्व दाता और ग्राही दोनों का रक्त समूह और रक्त कारक संयोजकता का मिलान करते हैं। यानी कि रक्त आधान से पूर्व जो ग्राही है उसका और जो दाता है दोनों का रक्त समूह देखा जाता है कि भाई रक्त समूह सेम है, और उसके पश्चात फिर आरएच कारक देखा जाता है कि आरएच फैक्टर दोनों में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं देखा जाए तो क्या होगा कि जैसे अगर दाता अपना ए ब्लड ग्रुप वाला है, ग्राही बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले ब्लड बी ग्रुप वाले को चढ़ाएंगे तो उस बी के रक्त में उपस्थित जो एंटीबॉडीज है वो उस ए ब्लड ग्रुप की क्लंपिंग कर देंगी, ठीक है, उसके थक्के बना देंगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम सेकंड बेस, और सेकंड बेस है अपना आरएच समूहन, यानी कि आरएच कारक के बेसिस पे बात करें, ठीक है। तो आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। वो ब्लड जिसमें आरएच कारक प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव। तो मानदंड दो प्रकार का, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच कारक अगर प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव और एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव। उपस्थित कहाँ होता है? तो ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होगा, और जो आरएच नेगेटिव है तो उसमें तो आरएच कारक है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात हुई अपने रक्त की, ठीक है। अब ये बात हुई अपने रक्त समूह की, और रक्त समूह में भी बेसिकली एबीओ समूह की। अब जो आरएच समूह है इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो देखो आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क पर आरएच नेगेटिव व्यक्ति का आरएच विशिष्ट प्रतिरक्षा निर्मित करता है। अगर क्या होता है देखो कि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के या आरएच पॉजिटिव जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसको अगर आरएच नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, वो जो आरएच पॉजिटिव रक्त है उसके संपर्क में जब आरएच नेगेटिव आएगा तो आरएच पॉजिटिव जो पर्सन है उसका जो ब्लड है उसका जो फैक्टर है, ये जो आरएच फैक्टर है, ये विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी निर्मित करता है, ठीक है, जिससे वही क्लंपिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसी आरएच फैक्टर में एक और केस की, उसे कहते हैं हम आरएच अयोग्यता की विशिष्ट स्थिति। एक्चुअल में क्या होता है, इस आरएच अयोग्यता से एक रोग डेवलप होता है। बेसिकली उनमें होता है जो गर्भवती माताएं होती है उनमें, और गर्भवती माताओं में भी होने की एक कंडीशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर माँ का रक्त आरएच पॉजिटिव सॉरी आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और भ्रूण का रक्त आरएच पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन है कि यदि माता का रक्त और भ्रूण का रक्त दोनों
अपोजिट कारक रखता है तो क्या होगा, पहला बच्चा है वो तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सगर्भता के दौरान अपराध द्वारा पृथक्करण के कारण रक्त का मिश्रण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब प्रसव के दौरान क्या होगा कि जो माता और जो रक्त है, ठीक है, उसके रक्त के मिश्रण की जो संभावना है, उनके रक्त के मिक्सिंग की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर दोनों का रक्त अगर मिश्रित होता है तो हमने पढ़ा है कि भाई RH पॉजिटिव के संपर्क में नेगेटिव का आता है तो RH फैक्टर क्या करता है, विशिष्ट एंटीबॉडी जनरेट करता है। तो RH नेगेटिव मां RH प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षाएं बना लेती है। अब RH प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा तो बना ली, ठीक है, परिवर्ती सगर्भता में प्रतिरक्षी अपराध को पार कर जाते हैं। अब क्या हो गया भैया, देखो एंटीबॉडीज तो बना ली, तो पहली जो डिलीवरी है, पहला जो प्रसव है वो तो सेफ हो गया। अब सेकंड टाइम में जब भी वो फीमेल बेबी कंसीव करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्रतिरक्षी निर्मित हुई है RH फैक्टर के लिए, ठीक है, वो अपरा को पार करके शिशु में चली जाती हैं। जैसे ये शिशु में जाती हैं तो शिशु में जाने के बाद में उसमें गंभीर एनीमिया और जॉन्डिस कॉज कर देती है, जिससे वो जो शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस रोग को कहते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इससे बचने के लिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन सेम कॉज हो रही है तो पहली जो प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी के पश्चात जो डॉक्टर है वो उस फीमेल को रोगाम का इंजेक्शन देते हैं। ये रोगाम का इंजेक्शन क्या करता है कि वो जो मदर है या वो जो फीमेल है उसके रक्त में बनने वाली जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, RH फैक्टर के विरुद्ध, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो पहले शिशु के जन्म के बाद तुरंत बाद मां को RH एंटीबॉडीज देकर शिशु को बचाया जाता है। वही मैंने रोगाम वाला इंजेक्शन जो आपको बताया है। ठीक है, अब चलते हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला जो टॉपिक है वो है अपना परिसंचरण तंत्र का प्रकार। वैसे तो जनरली बात करें तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि वो परिसंचरण तंत्र जिनमें रक्त बेसिकली बात करें तो विशिष्ट जो संवहनी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ये जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी हेल्प से परिसंचरित नहीं होता है। ठीक है, इनमें कोटर उपस्थित होते हैं, इनमें रक्त प्रवाह का नियमन अनिश्चित रूप से होता है, जैसे कि बात करें आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है। सेकंड टाइप है अपना बंद परिसंचरण तंत्र। इनमें कोटर अनुपस्थित होते हैं, कोटर की जगह इनमें रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, रक्तवाहिनियां पाई जाएंगी। ठीक है, इनमें रक्त प्रवाह की का जो नियमन है वो निश्चित होता है, जैसे एनेलिड्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, ठीक है, ये सभी हो गए। अब फर्दर जैसे अपन बात करें तो जैसे देखो कशेरुकियों में भी अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मछली के बारे में, तो मछली है, इनका हृदय द्विकोष्ठीय होता है जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है, तो इनमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर बात करें अपन उभयचर की और अधिकांश सरीसृपों की, तो इनका जो हृदय वो त्रिकोष्ठीय होता है जिसमें दो आलिंद और एक निलय पाया जाता है, तो इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करें अपन मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारियों की, तो इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, तो इनमें कंप्लीट द्वितीय परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है भाई, मछलियां हैं तो मछलियों में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो द्विकोष्ठीय हृदय पाए जाने के कारण ये क्या करती हैं, अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए, हमारी तरह इनमें कोई लंग्स तो है नहीं, तो अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए क्लोम के पास पंप करती है। यानी कि जैसे हम बात करें द्वितीय परिसंचरण तंत्र की, तो जैसे भाई ये हृदय है, 4 चैम्बर हैं, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, ये हो गए अपने ऑर्गन और ये हो गए अपने लंग्स। ठीक है, ऑर्गन से शुद्ध रक्त जाता है अपना किधर, दाएं निलय में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए चला जाता है फेफड़ों के पास। फेफड़ों से शुद्ध होकर आता है अपना बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय, और बाएं निलय से आ जाता है फिर से अंगों के पास। ये तो दोहरा परिसंचरण हो गया, क्योंकि रक्त हृदय से 2 बार गुजर रहा है।
वहीं अगर अपन बात करें एकल परिसंचरण तंत्र की, जैसे कि मछली हो गई, मछली में 2 चेम्बर, एक आलिंद एक निलय, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो ऑर्गन्स है इनसे रक्त शुद्ध होने के लिए गिल्स के पास जाएगा, गिल्स से आएगा फिर आलिंद में, आलिंद में निलय में, निलय से फिर वापस से ऑर्गन्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये एकल परिसंचरण होता है और ये दोहरा परिसंचरण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी मेनली अपन पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, ठीक है। देखो हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है, 4 कोष्ठीय संरचना होती है जिसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो दोनों लंग्स है, जो दोनों फेफड़े हैं, इनके मध्य उपस्थित जो मीडियस्टेनियम अवकाश है उसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। ये हार्ट की संरचना है, ठीक है, जिसमें आपको सारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। महाधमनी है, फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय सिराएं हैं, बाह्य आलिंद, हिस्गा बंडल, बाह्य निलय, अंतर आलिंद पट, ये अपेक्स जो नीचे वाला सिरा होता है, ठीक है। देखो ये स्थित होता कहाँ, फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। मेसोडर्म से उत्पन्न ये पेशीय संरचना होती है। 4 कोष्ठीय युक्त ये अंग है जो बाईं ओर झुका रहता है, मतलब कि हमारा जो हार्ट है जो बाईं ओर थोड़ा सा क्या रहता है, टिल्ट रहता है, झुका रहता है। इस हृदय के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम, ठीक है। ये जो हृदय आवरण है, ठीक है, इनके मध्य एक गुहा होती है, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम कहते हैं हृदय आवरणीय द्रव, ठीक है, या पेरिकार्डियल फ्लूइड। आप देखो हृदय है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपरी छोटे आलिंद और 2 निचले बड़े निलय। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये तो 2 छोटे आलिंद हो गए, बाकी 2 बड़े निलय हो गए। अब बात करें हम हृदय में कौन कौन से सेप्टम उपस्थित होते हैं, कौन कौन से पट उपस्थित होते हैं। तो देखो पहला है आलिंदों के मध्य उपस्थित जो पट है उसको कहते हैं हम अंतर आलिंद पट, ये पतला और पेशीय पट होता है। सेकंड है निलयों के मध्य उपस्थित पट, इसे हम अंतरनिलय पट बोलते हैं और मोटी भित्ति युक्त होता है। और थर्ड है हमारा आलिंद निलयी पट, यानी कि आलिंद और निलय के मध्य उपस्थित जो पट है उसे हम आलिंद निलयी पट कहते हैं और ये मोटा रेशिये होता है, ठीक है, फाइब्रस होता है ये। अब बात करें कि जो हृदय है इसमें उपस्थित जो वाल्व होते हैं, जो कपाट होते हैं, उनके बारे में। तो देखो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य उपस्थित जो कपाट है उसको बोलते हैं हम त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य उपस्थित जो वाल्व है उसे कहते हैं हम द्विवलनी कपाट या मिट्रल वाल्व, ठीक है। और फुफ्फुसीय जो धमनी है उसके आधार पर उपस्थित जो कपाट है उसे अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं और सेम ही अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होता है महाधमनी के आधार पर, ठीक है। कैसे, तो देखो जैसे ये 4 चैम्बर थे हमारे, फुफ्फुसीय धमनी यहां से अराइज होती है तो इसके आधार पर अर्धचंद्राकार कपाट होगा, महाधमनी यहां से निकलती है तो इसके आधार पर अर्धचंद्राकार कपाट होगा, ठीक है। अब बात करें हम इस हृदय में उपस्थित जो पेशियां हैं उनके बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक पेशियां। तो ये जो कार्डियक पेशियां हैं, ठीक है, वैसे बेसिकली बात करें तो हृदय में संकुचनशील ऊतक और नोडल ऊतक दोनों प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सम्मिलित रूप से कार्डियक पेशियां बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से संकुचनशील ऊतक तो कंप्लीटली हो गया, कौन कौन से नोडल ऊतक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला है अपना सिरा आलिंद पर्व या एसेनोड या गति प्रेरक, सिरा आलिंद या एसेनोड या गति प्रेरक, ठीक है, इसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये कहां उपस्थित होगा, दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने में। कहां उपस्थित होगा, दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने में। जैसे कि हमने बनाया भाई इस तरह से हार्ट बनाया 4 कोष्ठीय, तो यहां पर होगा ये एसेनोड। दूसरा है अपना आलिंद निलयी पर्व या एवी नोड,
ठीक है। ये उपस्थित होता है दाएं आलिंद का निचला जो बायां कोना है उसमें, यहां पर उपस्थित होता है ये एवी नोड। तीसरा है एवी बंडल, ये उपस्थित होता है कहां पर, अंतर्निलयी पट में, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, ये यहां पर उपस्थित होता है एवी बंडल। और चौथा है अपना पुरकिंजे तंतु, ये निलय के शीर्ष पर जाकर विभाजित हो जाता है। जो एवी बंडल है ये आकर इस तरह से यहां विभाजित हो जाता है और ये फाइबर्स हो जाते हैं अपने पुरकिंजे तंतु। ये हो गए अपने पुरकिंजे तंतु। ठीक है, अब बात करें हम तो देखो जो ऐसे नोड है इसकी अधिकतम क्रियाशील होता है ये, और ये लगभग 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है। 1 मिनट में 70 to 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जब कि 1 मिनट में औसतन ये 72 बार स्पंदित होता है। 1 मिनट में ये 72 बार स्पंदित होता है। ठीक है, ये जो वाल्व या जो पेशीय फ्लैप है, ठीक है, या फिर जो कस्प है, जो रक्त का एक दिशात्मक प्रवाह होने देते हैं तथा इसके पश्च प्रवाह को रोकते हैं। अब देखो भाई, हमने जो वाल्व पढ़े, जो अपना बाइकस्पिड हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया, अर्धचंद्राकार हो गया, तो क्या होता है, जैसे ये अपना हार्ट है इधर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहां से उत्पन्न होने वाली जो अपनी फुफ्फुसीय धमनी और महाशिरा है इसमें उपस्थित होंगे। अब क्या होगा, देखो यहां से ब्लड आएगा आलिंद से, जब ये निलय में जाएगा तो निलय में जाने के पश्चात जब निलय संकुचित होंगे तो वापिस रक्त आलिंद में ना पहुंच जाए, इसलिए ये क्या करता है, उसको बंद कर देता है। ये जो इनके मध्य जो छिद्र है आलिंद निलय के मध्य, उसको बंद कर देता है। और वहीं अगर अपन बात करें तो जब निलय संकुचित होंगे तो रक्त, जैसे कि अपन बात करें भाई बाएं निलय से कहां जाएगा, जो अपनी महाधमनी उसमें, तो एक बार महाधमनी में रक्त जाने के पश्चात क्या कर देता है, ये रक्त को क्लोज कर देता है, सॉरी महाधमनी को क्लोज कर देता है ताकि रक्त वापस से निलय में ना आ सके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, और अपना अगला टॉपिक है मनुष्य में परिसंचरण के प्रकार, कि भाई मनुष्य में कौन कौन से प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना देखो दोहरा परिसंचरण, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण नहीं होता इसमें, क्योंकि रक्त सेपरेट जाता है अपना अलग अलग चेंबर्स से। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन फुफ्फुसीय परिसंचरण की, तो फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होगा, दाएं निलय है, देखो ये अपना दाएं निलय है, दाएं निलय से रक्त आएगा दाएं आलिंद में, ठीक है, और सॉरी ये तो आलिंद हो गया अपना, ये दाएं आलिंद, ये दाएं निलय, दाएं निलय है, यहां से निकलती है अपनी फुफ्फुसीय धमनी, और फुफ्फुसीय धमनी कहां चले जाएगी, फेफड़ों के पास, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, अनऑक्सीकृत रक्त को, फेफड़े इसको शुद्ध कर देते हैं, तो यहां से फुफ्फुसीय सिरा लेकर आ जाती है कहां पर, बाएं आलिंद में। तो दाएं निलय है, दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है अनऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों के पास, यहां से शुद्ध होने के पश्चात फुफ्फुसीय सिराएं इसको लेकर कहां जाती है, बाएं निलय में। तो ये तो हो गया अपना फुफ्फुसीय परिसंचरण। दूसरा है दैहिक परिसंचरण। अब दैहिक परिसंचरण में क्या होगा, तो देखो ये जो अपना बाएं निलय है, सॉरी बाएं आलिंद है, यहां से रक्त आएगा बाएं निलय में, बाएं निलय से जो अपनी महाधमनी है, ये महाधमनी ले जाएगी रक्त को, और ले के कहां जाएगी, ऑर्गन्स के पास। ये जो रक्त ले जा रही है वो होता है ऑक्सीकृत रक्त। यहां से जब ये ऑर्गन्स ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर लेते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, और उसको रक्त लेकर कहां जाएगा, अपने दाएं आलिंद के पास। ठीक है, बाएं निलय है, इससे महाधमनी रक्त ले जाएगी ऑक्सीकृत, ऊतकों तक पहुंचाएगी जहां इसका यूटिलाइजेशन होगा, अनऑक्सीकृत जो रक्त है उसको महाशिरा लेकर आएगी और कहां पर छोड़ देगी, बाएं आलिंद में, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि अपन बात करें
तो इधर से ये अपना फुफ्फुसीय परिसंचरण हो गया, ये अपना दैहिक परिसंचरण हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट जो परिसंचरण तंत्र है वो है अपना यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र। यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र का सिंपल सा मतलब है कि इस परिसंचरण तंत्र में एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी आंत होती है, जो हमारी आंत होती है जहां पचित भोजन का अवशोषण होता है, तो पचित भोजन का अवशोषण होने के पश्चात रक्त डायरेक्ट या रक्त प्रत्यक्ष रूप से हृदय में ना पहुंचकर पहले कहां पर होता जाता है, यकृत में, जहां उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फिर हृदय के पास पहुंचता है। तो पाचन पथ है, इस पाचन पथ से यकृत निवाहिका शिरा रक्त को लेकर कहां जाती है, यकृत में। जब इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसके पश्चात इसको हृदय में भेजा जाता है। तो मतलब कि निवाहिका तंत्र का सिंपल सा मतलब है कि रक्त हृदय के पास पहुंचने से पहले किसी दूसरे अंग के पास पहुंच रहा है, फिर वापस फिर उससे जा रहा है हृदय के पास। ठीक है। उसी तरह से है कोरोनरी परिसंचरण तंत्र। ये कोरोनरी परिसंचरण क्या करता है, हमारी जो हमारा जो हृदय है उसकी पेशियों को क्या करता है, रक्त की आपूर्ति करता है तथा उससे वापस लेकर भी आता है। तो जो कोरोनरी आर्टरी है उसका मेन काम क्या हो गया, हमारा जो हृदय है उसकी पेशियों को रक्त आपूर्ति करना। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं मानव में। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है अपना हृदय चक्र। ठीक है। हृदय चक्र क्या होता है, तो जनरली देखो हृदय में होने वाली जो क्रमिक घटनाएं हैं जो कि चक्रीय रूप से पुनरावर्तित होती है उसे कहते हैं हम हृदय चक्र। ठीक है। हमने बात की भाई हृदय स्पंदन दर कितनी होती है, 72 स्पंदन प्रति मिनट। वैसे तो अपन बात कर रहे थे 70 से 75। ठीक है। औसत लेकर चल रहे 72। एक जो हृदय स्पंदन है इसकी अवधि होती है 0.8 सेकंड। तो ये जो एक हृदय स्पंदन हो रही है वो होता है एक हृदय चक्र। ठीक है। और उस हृदय चक्र की अवधि कितनी हो गई, 0.8 सेकंड। ठीक है। अब एक हृदय चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसकी बात करते हैं। तो हृदय चक्र की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखो अब हमारा जो हृदय है उसमें 4 संरचनाएं हैं, बेसिकली 4 चैम्बर हैं। ठीक है। 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है। उनके साथ साथ कार्य कर रहे हैं कपाट। ठीक है भाई, आलिंद निलय ये संकुचन शीतलन कर रहे हैं तो कपाट भी तो खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। वो कपाट ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं स्थानीय संरचना की। पहली संरचना है अपनी आलिंद। ठीक है। आलिंद क्या करता है, इसमें संयुक्त अनुशीतलन होता है तो ये बढ़ता है, यानी कि इसमें रक्त आता है। और जब रक्त आता है तो आलिंद में संकुचन होगा। उस टाइम क्या होगा, संकुचन होने से जो रक्त है वो निलय में चले जाएगा। ठीक है। जिससे इसका जो प्रवाह है वो 30% तक बढ़ जाता है। और निलय संकुचन में क्या हो जाएंगे, ये निलय शिथिल हो जाएंगे। ठीक है। आलिंद की बात करें, निलय की बात करें तो देखो संयुक्त जो अनुशीतलन है उसमें ये निलय शिथिलित हो जाते हैं। आलिंद संकुचन में भी ये शिथिलित रहते हैं। और निलय संकुचन में इनमें संकुचन होता है जिससे 70 ml रक्त पर निलय बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक आयतन। यानी कि एक निलय में से 70 ml रक्त बाहर निकलता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक आयतन। ठीक है। द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट की बात करें तो संयुक्त अनुशीतलन में ये खुले रहते हैं, आलिंद संकुचन में भी खुले रहेंगे, और निलय संकुचन में क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, जिससे प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं लब। ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें अर्धचंद्राकार कपाट की तो संयुक्त अनुशीतलन के टाइम पर ये बंद रहेंगे या बंद होते हैं, जिससे क्या होगा, द्वितीयक हृदय ध्वनि उत्पन्न होगी जिसे कहते हैं हम डब। और आलिंद संकुचन के समय ये बंद रहेंगे और निलय संकुचन के समय भी बंद रहेंगे। तो ये तो बात हुई हृदय चक्र की घटनाओं की। अब क्या होता है, देखो कई बार हमारा जो हृदय है, ठीक है, उसमें कुछ असामान्यताएं हो जाती हैं। ठीक है। ये असामान्य रूप से जब ये कार्य करने लगता है, ठीक है, तो उसके नैदानिक या उसकी जांच के लिए, ठीक है, जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको कहते हैं हम ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो अब डिस्कस करते हैं हम अगले पॉइंट ईसीजी के बारे में।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो देखो ईसीजी एक हृदय चक्र के दौरान हृदय की वैद्युत गतिविधियों का ग्राफिक या ग्राफीय निरूपण होता है। यानी कि सिंपल से में बात करें तो जो ये हृदय चक्र चल रहा है अपना, उस हृदय चक्र के दौरान हृदय की जो वैद्युत गतिविधि हो रही है, ठीक है, उसको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन या उसके ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो उपकरण है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफीय मुद्रण है इस तरह से उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगर बात करें हम तो एक जो मानक ईसीजी है उसके लिए हमारा जो शरीर है उसमें 3 लीड अटैच की जाती हैं, जिसमें से एक जो लीड है, ठीक है, वो दाईं कलाई पर ऐड की जाती है, दूसरी बाईं कलाई पे और तीसरी बाएं टखने पर जोड़ी जाती है। ठीक है, ईसीजी में 3 लीड यूज करते हैं, बेसिकली बात कर रहा हूं। ठीक है, डिटेल में तो बहुत सारी लीड ऐड की जाती है, लेकिन बेसिकली बात कर रहे हैं, जिसमें एक दाईं कलाई में ऐड की जाती है, दूसरी बाईं कलाई पर और तीसरी बाएं टखने पर। ठीक है, अब देखो जब आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां मरीज के साइड में एक छोटी सी टीवी लगी रहती है। ठीक है, एक मॉनिटर लगा रहता है जिसमें कुछ इस प्रकार की रेखाएं चलती रहती हैं, और वही ईसीजी होती है। ठीक है, तो ये जो ईसीजी है इसमें बेसिकली अपन बात करें, ठीक है, तो 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। एक तो पी, एक हो गया अपना QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और लास्ट में होगी टी तरंग। ठीक है, जब पी तरंग है ये दर्शाती है कि आलिंदों का विध्रुवण हो रहा है। ठीक है, यानी कि आलिंद संकुचित हो रही है। QRS सम्मिश्र है, ये निलयों के विध्रुवण को दर्शाती है, यानी निलयों का संकुचन हो रहा है। और टी तरंग है, ये निलयों के पुनः ध्रुवण को दर्शाती है, यानी कि निलयों में शीतलन हो रहा है। यानी कि जो पी तरंग है ये तो दर्शाए कि भाई आलिंद संकुचित हो रहे हैं, ये QRS ये दर्शाएगा निलय संकुचित हो रहे हैं, और ये जो टी तरंग है ये दर्शाएगी कि निलय पुनः ध्रुवित हो रहे हैं, यानी कि उनका अनुशीतलन हो रहा है। ठीक है, एक दी गई समय अवधि में ये जो QRS सम्मिश्र है, इन QRS सम्मिश्र की संख्याओं को गिनकर उस व्यक्ति के हृदय स्पंदन की दर को पता कर सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक दी गई समय अवधि में QRS जो सम्मिश्र है इनकी संख्या एक व्यक्ति के हृदय स्पंदन दर का नियमन करती है, यानी कि कितनी ये QRS सम्मिश्र फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कितने हृदय स्पंदन जनरेट कर रहा है हृदय। टी तरंग का अंत संकुचन के अंत को चिन्हित कर रहा है, और टी तरंग का जो अंत है लास्ट में संकुचन को क्या करता है, ये चिन्हित करता है। ईसीजी में कोई भी विचलन एक संभावित असामान्यता या रोग को दर्शाते हैं। अगर ईसीजी में कोई भी विचलन हो रहा है, अगर कि भाई पी तरंग है इसका आकार कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, QRS सम्मिश्र का आकार बढ़ रहा है घट रहा है, या जो टी तरंग है इसका आकार घट रहा है बढ़ रहा है, या इनका अंतराल घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हृदय की एक असामान्यता को प्रदर्शित करते हैं, या असामान्यता को रोग भी कह सकते हैं हम। जैसे कि बात करें, जैसे ही रोगी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो ईसीजी मशीन, देखो जब अपन ने देखा है कि मूवीज में, ठीक है, मूवियों में हम लोगों ने देखा है, फिल्मों में देखा है कि भाई मरीज है वो लेटा रहता है, और जब वो मरीज लेटा रहता है तो लास्ट स्टेज में वो तेज तेज सांसें लेने लगता है। उसकी ईसीजी वाली जो मशीन है वो कंटिन्यूअसली पीप 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 तेज तेज आवाज करती रहती है, और जब वो खत्म हो जाता है तो पी ऐसी आवाज निकालती है वो। ठीक है, तो अपन ने जनरली देखा है कि जो रोगी को वो जो स्टेज होती है वो कार्डियक अरेस्ट की होती है। कार्डियक अरेस्ट में जो ईसीजी मशीन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीव्र और जल्दी जल्दी आवाज निकालेगी, पीप 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 पीप, और लास्ट में फिर पी, इस तरह से आवाज निकालती है, तो मतलब कार्डियक अरेस्ट आता है। ठीक है, और वो व्यक्ति खत्म हो जाता है तब ये लास्ट वाली आवाज निकलती है, पी। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी ईसीजी की। अब बात करते हैं हम हृदय चक्र के नियमन की। ठीक है, तो देखो हृदय की गतिविधि आंतरिक रूप से स्वनियमित होती है, क्योंकि मानव हृदय पेशी जनित होता है। भैया हमारा जो हृदय है इसकी गति आंतरिक रूप से स्वनियमित होती है। स्वनियमित का मतलब हो गया कि जब ये हमारा जो हृदय है, ठीक है, ये मायोजेनिक है, पेशी जनित है, और इसके पास में उत्तेजनशील ऊतक है, ऐसे नोड है,
ठीक है। तो इसकी जो गतिविधियां है वो आंतरिक रूप से नियमित होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, ये हमारे जो हृदय की गतिविधि है इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे परिवर्तित कर सकता है? तो ये हृदय के कार्यों को परिवर्तित कर देगा, किसकी सहायता से? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी सहायता से, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसकी सहायता से। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो देखो, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो हृदय स्पंदन की दर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र घटाता है, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके मेडुला से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन है, ठीक है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये भी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई डर वाली कंडीशन में होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं और हमारे पीछे कुत्ते लग जाते हैं तो हम भागते हैं, यानी आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन सिक्रीट होकर हमारे जो हृदय की दर है उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो बेसिकली ये आपातकालीन कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव होता है, जिससे आप ये क्या कर देता है, हमारे जो शरीर की जो गतिविधियां है, जो अंगों की गतिविधियां है उनको बढ़ा देता है। जैसे आपने जनरली देखा है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया कि भाई जब हम चल रहे हैं और हमारे पीछे कोई कुत्ता लग जाता है तो हम तेज तेज भगते हैं, और उस टाइम तेज भगते हैं तो हमारी हृदय दर भी बढ़ जाती है और हमारी श्वसन दर भी बढ़ जाती है, तो उसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है, ठीक है, और ये इसको अल्टर कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के जस्ट अपोजिट कार्य करता है। अगर ये हृदय दर स्पंदन दर बढ़ा रहा है तो ये क्या करेगा, घटाएगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। निलयी संकुचन के सामर्थ्य को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र घटाता है। ठीक उसी प्रकार हृदय निकास को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाएगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र घटाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो एड्रिनल मेडुला है उसके हार्मोन्स भी क्या करते हैं, हृदय निकास में वृद्धि करते हैं। भाई अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करेंगे तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो रहा है तो हृदय निकास भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे हृदय की गतिविधियों के नियमन की। अब बात करते हैं हम लास्ट में परिसंचरण तंत्र के विकार की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ डिजीज डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो स्पंदित करना बंद हो जाता है, वो धड़कना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। दूसरी कंडीशन है हृदयपात। हृदयपात में क्या होता है कि जब हमारा जो शरीर है उसको आवश्यकता अनुसार प्रभावी रूप से रक्त पंप नहीं कर पाता है, यानी कि हृदय हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार रक्त नहीं पहुंचा पाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हृदयपात। तीसरा है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस या कैड रोग, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी धमनी रोग। इसमें क्या होता है जनरली, तो देखो हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, इन रक्त वाहिनियों में कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण क्या हो जाती है, जो रक्त वाहिनियों की गुहा है, जो ल्यूमेन है, वो संक्रिय हो जाती है, ठीक है, जिससे हृदय पर दबाव बढ़ता है, ठीक है, और हृदय पर दबाव बढ़ता है तो हृदय फेल होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस या कैड रोग या कोरोनरी धमनी रोग। और नेक्स्ट अपना उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है तो देखिए, किसी व्यक्ति के रक्तचाप की बार बार जांच करवाने पर यदि उसका रक्तचाप 140/90 से अधिक हो जाता है तो इसे हृदय रोग होने के साथ साथ और भी हमारे शरीर के जो मुख्य अंग है, जैसे मस्तिष्क हो गया, वृक्क हो गया, ठीक है, इनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो इसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगली जो डिजीज है वो है एंजाइना पेक्टोरिस या सीने में तीव्र दर्द। इसमें क्या होता है तो देखो, जब हमारे हृदय की जो मांसपेशियां हैं, हृदय की जो पेशियां हैं, इन तक जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो ये यकायक रूप से, ठीक है, नष्ट होने लगती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी हमारे हृदय की जो पेशियां हैं उन तक, तो ये क्या होंगी, यकायक रूप से नष्ट होने लगेंगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रक्त प्रवाह भी प्रभावित होगा, ठीक है, और जिससे हमारे जो हृदय की पेशियां नष्ट होने लगेंगी और मेल नष्ट होंगी तो हमारा जो हृदय है उसमें तीव्र पेन यानी कि तीव्र दर्द क्या होगा, उत्पन्न होगा। और ये मेनली मध्य वर्ग आयु या मध्य आयु वर्ग के लोग और वृद्ध लोगों में
अधिक सामान्य होता है। ठीक है, और लास्ट जो रोग है वो है अपना हृदयघात। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब अपना अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण जो हृदय है उसकी पेशी अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की आपूर्ति हो रही है, इसमें रक्त की अपर्याप्त मात्रा की आपूर्ति हो रही है। तो जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी तो हृदय पेशियां क्या होने लगेंगी, डिजनरेट होने लगेंगी। हृदय पेशियां डिजनरेट होने लगेंगी तो हृदय कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस डिजीज को कहते हैं हृदयाघात। और नेक्स्ट अपनी तो देखो, हृदय की दो ध्वनियां होती है, लब और डब, दोनों कब कब उत्पन्न होती है मैंने आपको बता दिया है। ये जो लब और डब ध्वनियां हैं इनको हम स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, और इनका नैदानिक महत्व भी है, यानी कि जो हम स्टेथोस्कोप लगा के जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर उस स्टेथोस्कोप लगाकर हमारे सीने पर वो हार्ट जो साउंड है उनको सुनता है तो उसका नैदानिक महत्व भी है। ठीक है, बात करें हृदय निकास की तो स्ट्रोक आयतन इनटू हृदय दर करने पर या स्ट्रोक आयतन और हृदय दर को मल्टीप्लाई करने पर स्ट्रोक आयतन आ जाता है। स्ट्रोक आयतन पढ़ा था हमने 70 ml और 72 हमारी हृदय स्पंदन दर थी, तो 70 × 72 इज इक्वल टू लगभग 5000 लीटर ये हृदय निकास होता है हमारा 1 मिनट में। ठीक है, सॉरी 1 मिनट नहीं, 5 लीटर की बात हो रही है ना, तो एक चक्र में हो रहा है। ठीक है, एथलीटों का जो हृदय निकास है वो एक सामान्य व्यक्ति से अधिक होता है। जो एथलीट हो गए, धावक हो गए, खिलाड़ी हो गए, ठीक है, इनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनका जो हृदय निकास है वो एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हुई हमारी इस चैप्टर की डिजीज। ठीक है, तो हमने आज के माइंड मैप में हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर है इसे कंप्लीट कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में हम से रिलेटेड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट क्लास में नए माइंड मैप के साथ। ओके, बाय।